अब हम लोग आ रहे हैं, जो हम लोग ने मुद्दे से शुरू किया था, हम लोग स्टूडेंट इंटरव्यूज जी पे मैम। आएंगे। स्टूडेंट इंटरव्यू हमारे एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक टूल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। अ, ये कौन मेरे लिए रीड करेगा ये वाली स्लाइड, और फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हेमंत जी, आप रीड करेंगे अगर आपका नेटवर्क चल रहा हो तो। जी मैम। विद्यार्थियों के इंटरव्यू का प्रभाव। कक्षा की चर्चाओं से शिक्षक इस बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं और अवधारणाओं को समझ रहे हैं या नहीं। चर्चा शुरू करने के लिए शिक्षक ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका जवाब केवल हाँ या नहीं में न दिया जा सके। इसका उद्देश्य है ज्ञान को सशक्त करना तथा विवेचनात्मक व रचनात्मक कौशलों को विकसित करना। चर्चा से विद्यार्थी अपनी समझ को विस्तरित व गहरा बना पाते हैं और भ्रमात्मक या गलत जानकारी को अलग कर पाते हैं। ब्लैक एंड विलियम्स द्वारा ये 1998 में बताया गया। 2003। महेंद्र जी, तपन जी, आपको क्या ये जो एक कथन है या स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है, इससे क्या समझ में आया? मैडम इसका मैडम हाँ महेंद्र भाई बोले। मैं ये कह रहा था कि हाँ, जैसे इंटरव्यू जब हम लेते हैं बच्चे का, तो उसको ज्यादा स्पेस मिलता है मेरे हिसाब से। वो ठीक से उसको एलेबोरेट कर पाता है, ठीक ठीक से उसको समझाने की वो कोशिश कर पाता है। तो हम ऐसे प्रश्न उससे पूछे जिससे वो अपनी बात को केवल, जैसे इसमें कहा गया कि हाँ या ना में जवाब ना देकर के पूरा उसको विस्तारित कर सके। तो लिखने के बजाय इंटरव्यू में हम ऐसा ऐसा हमको ज्यादा मौका मिलता है कि हम उसको ज्यादा स्पेस हम दे पाए और वो ठीक से अपनी बात को रख पाए और उसकी जो भ्रामक जानकारी है उसको हम आइसोलेट कर पाए। जी मैडम। मैडम ओके। इसमें जो है ये चर्चा शुरू करना और किस प्रकार से इंटरव्यू ले की शुरुआत करना, जो बताया है कि एक ओपन एंडेड प्रश्न होना चाहिए कि क्लोज एंडेड प्रश्न नहीं होना चाहिए। हम बच्चों से जब बात करें तो एक ओपन एंडेड प्रश्न से, ताकि उसका वो प्रश्न का उत्तर कितना अच्छे से अच्छे शब्दों में दे सकता है, उससे उसकी समझ मालूम पड़ेगी कि वो उस चीज़ को कितना समझा है। ना कि क्लोज एंडेड प्रश्न पे हाँ ना में उत्तर न लेते हुए उससे पूरा प्रश्न पूछना है। एग्जैक्टली, मतलब एक रिएक्शन लिख दिया और मैंने बोला कि क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, या अगर मैंने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, मैंने बोला क्या ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं, और बच्चे को बोलना है हाँ या नहीं, तो ये शायद आपके और बच्चे के बीच में डिस्कशन भी नहीं इनिशिएट कर पाएगा, ना आप गेज कर पाएंगे कि बच्चे को क्या ही समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आया। लेकिन अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में तुम्हें क्या अंतर समझ में आया है, या फॉलोइंग में से क्या अंतर है, तो एक तरह से एक डिस्कशन का स्कोप मिलता है बच्चे के साथ। और ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन नहीं है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात हो रही है। तो हम लोगों को ये जो चर्चाएं हैं क्लास में, चाहे इंटरव्यू हो चाहे चर्चा हो, बहुत हेल्प करता है समझने के लिए कि बच्चा इस समय उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोच रहा है, या इस पर्टिकुलर मोमेंट में उसकी क्या समझ है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके। अब इंटरव्यू होते क्या है, जो कि हम लोग शुरू में कह रहे थे कि हमें पहली बार पता चला था कि इंटरव्यू कभी लिया नहीं है। तो इंटरव्यू होते क्या है, आपको सामने, मतलब आप इंटरव्यू लेते हैं और आपको पहला जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हर आंसर का या हर गलत आंसर का उससे तर्क वितर्क कर रहे हैं कि तुम्हें क्यों लग रहा है ये आंसर सही है, तुम्हें क्यों नहीं लग रहा है कि आंसर सही नहीं है। तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है बच्चे की समझ का। आप मुख्य अवधारणाओं के बारे में समझ पाते हैं कि बच्चे को पूर्व ज्ञान कितना है, पूर्व समझ कितनी है, और अगर पूर्व समझ गलत है तो क्या गलत समझ है, और वो नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार है कि नहीं है। सो मे बी अगर आप तो वैलेंसीज हैं, अगर वैलेंसीज और आप पढ़ाने जा रहे हैं कि बच्चे ये
फॉर्मेशन केमिकल फॉर्मूला पढ़ाने जा रहे हो लेकिन बच्चों को वैलेंसी ही क्लियर नहीं है तो शायद केमिकल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे वो। तो उस तरह से आप क्लास में चर्चा करके या इंटरव्यू करके आप समझ पाओगे कि बच्चों को मेजरली आपकी क्लास में बच्चों को समझ है कि नहीं है वैलेंसीज की, नहीं है तो क्या नहीं है तो क्या है, सही समझे हैं कि नहीं, कि फ्लूक में आंसर दे रहे हैं कि नहीं, और तब वहां से आप गेज कर पाओगे कि अच्छा नाउ माय क्लास इज रेडी, अब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हो तो अगर हम अपने क्लास में बच्चों को एमसीक्यू दे रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आपके एक क्वेश्चन दिया है, 4 आंसर दिए हैं जिसमें से 3 डिस्ट्रैक्टर्स हैं, थॉटफुली प्लेस्ड डिस्ट्रैक्टर्स हैं जो कि मिसकंसेप्शंस हैं, और एक सही आंसर है। अगर बच्चा सही आंसर चूज कर रहा है तो सही आंसर चूज के लिए सपोज बच्चे ने बता दिया कि सर इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है, तो आप इंटरव्यू में उसको वेरी गुड कह के वापस नहीं भेजोगे, आप पूछोगे कि अच्छा सही है तो क्यों लग रहा है तुम्हें कि ये सही है, या क्यों तुमने इस सही आंसर को, इस सही ऑप्शन को चूज किया। तब बच्चा एक्सप्लेन करता है। अगर एक्सप्लेनेशन सही है देन यू नो कि ये पूरी तरह से बच्चों को समझ में आ गया। एक्सप्लेनेशन गलत है और फिर उसने सही ऑप्शन चूज किया है तो आपको समझ में आ जाएगा या तो समझ में नहीं आया है, फ्लूक में सही आंसर इसने चूज किया है, या पार्शियली समझ में आया है, पूरी तरह से समझ में नहीं आया, तो उसको और समझाने के लिए आगे मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिर उसने बाकी 3 को क्यों नहीं चूज किया, तो आपका अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अच्छा ये तो तुमने ए चूज किया लेकिन तो बी क्यों नहीं चूज किया या सी क्यों नहीं चूज किया। तो वो बता एक्सप्लेन करेगा बच्चा कि क्योंकि बी ऑप्शन तो एकदम ही नहीं हो सकता था, ये इस कॉन्सेप्ट के साथ मैच ही नहीं करता है, या ये इस रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है। तो अगर गलत आंसर ना चूज करने का भी बच्चा तर्क दे पा रहा है, दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बच्चे को क्लियर है। और बच्चे ने अगर गलत आंसर चूज किया है तो उसको चूज करने में उसका क्या तर्क था। हो सकता है फ्लूक में गलत आंसर चूज किया हो सकता है अगर बच्चा एक्सप्लेन करता है कोई कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से, तो आपको समझ में आता है कि ये मिसकंसेप्शन प्रिवेल कर रहा है। तो क्या मिसकंसेप्शन प्रिवेल कर रहा है, गलत आंसर तो चूज किया लेकिन क्यों किया, उसने क्या गलत तरीके से समझा था कि इस क्वेश्चन का आंसर इसने ये किया। तो आप जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि आप पहले तो क्या गेज करना चाह रहे हैं, और जो भी गेज करना चाह रहे हैं क्या आप हर ऑप्शन के लिए बच्चे ने जो चूज किया है, जो चूज नहीं किया है, क्या आपने इनफ क्वेश्चंस, इनफ तर्क वितर्क बच्चे से किया है, वितर्क तो नहीं तर्क बच्चे से मांगे हैं कि क्यों चूज किया क्यों नहीं किया, ताकि आपको एक पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि बच्चे ने सही आंसर चूज किया तो क्यों किया, गलत आंसर चूज किया तो क्यों किया। इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए आपको ये भी फिर आगे एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट है, तो आपको ये भी एक डेटा मिलता है कि बच्चों को क्या गलत समझ है, तो पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, या आपकी क्लास रेडी है नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि नहीं। ये आपको डेटा मिलता है, ये आपको एक फीडबैक मिलता है इंटरव्यूज कंडक्ट करने के बाद। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है या आपको लगता है कि क्यों पूछने की जरूरत है कि गलत क्यों नहीं चूज किया, तो हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। मैडम इससे ये समझ में आ रहा है इंटरव्यू से कि शायद हम कंसेप्ट उस चीज़ को समझ नहीं पाए थे कि इंटरव्यू क्या है, लेकिन शायद ये हम नित्य प्रतिदिन हमारी क्लासों में हम करते हैं। बच्चों से जानकारी लेना, बच्चों से प्रश्न पूछना, और बच्चों से प्रश्न को अभी हम ये हो सकता है कि हम उसको सिस्टमेटिक वे में नहीं पूछ पा रहे हों, लेकिन बच्चों से लगातार जो प्रश्नों का उत्तर लेना या बच्चों से फीडबैक लेना, वो एक इंटरव्यू के रूप में ही हम शायद सब ले रहे हैं अभी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसको हम सिस्टमेटिक वे से और अब अच्छी तरह से कैसे लेंगे, ये आज हम समझ सकेंगे शायद। और उसके अलावा सर ये हम लोग चर्चाएं तो करते ही आ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछते ही आ रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने दिमाग में डेटा बड़ा मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन क्या हम इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि अगर मैंने एक प्रश्न के लिए 8 बच्चों को अपने पास बुलाया है, किसी क्वेश्चन का आंसर ए है, 8 में से 5 बच्चों ने ए आंसर किया और 3 बच्चों ने बी आंसर किया है, या 4 बच्चों ने ए आंसर किया, 2 बच्चों ने बी आंसर किया है, 2 बच्चों ने सी आंसर किया है, क्या हम इस तरीके से इन नंबर्स में क्वेश्चन और बच्चों के दिए हुए आंसर्स को देख रहे हैं। अगर हमें पता चला कि अच्छा 8 में से 4 बच्चों ने
सही आंसर दिया और दो दो बच्चों ने ये आंसर दिया, तो मतलब मोटा मोटा 50% बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं। और जो बच्चों ने बच्चों ने बी ऑप्शन चूज किया या दो बच्चों ने सी ऑप्शन चूज किया, तो वो मिसकंसेप्शंस भी प्रिवेल कर रहे हैं। उनको क्लैरिफाई करने के लिए आपको क्लास में क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग करते तो है चर्चा, हम लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं, लेकिन क्या हम इतनी जागरूकता के साथ देख रहे होते कि कितने बच्चे सही आंसर चूज कर रहे हैं या कितने बच्चे गलत आंसर चूज कर रहे हैं, और सही आंसर चूज कर रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो सही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि गलत एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स जो आ रहे हैं उसको बहुत माइन्यूटली हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बच्चा आंसर जब दे रहा है तो क्यों सही दे रहा है या क्यों गलत दे रहा है। तो अगली बार जब हम लोग अपनी क्लास में चर्चा भी करें, अगर वो इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं तो हम उस तरीके से देखें, और बाकी इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी कि आप हर आंसर का तर्क बच्चे से पूछ रहे हैं कि नहीं, कि बच्चे ने ऑप्शन चूज किया तो क्यों सही चूज किया। तो उतना अवेयरनेस बहुत जरूरी होगा क्लास में इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए। आगे बढ़ सकते हैं। अभी हाँ हम जी, हाँ जो जी। प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें शायद डाटा नहीं रख पा रहे हैं या डाटा पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि कितने बच्चे उसको सही दे रहे हैं और कितने बच्चे उसको गलत उसका उत्तर दे रहे हैं। अभी हम शायद डाटा नहीं रख पा रहे हैं और हम जनरली जो प्रश्न पूछ रहे हैं बस उसका उत्तर जस्ट पूछ लेते हैं, और उसके उत्तर में यदि कुछ कंसेप्शन उसका कुछ मिसकंसेप्ट होता है तो उस बच्चे को उसका कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर लेते हैं। हम अभी उसका जो डाटा है कि सभी बच्चे क्या उत्तर दे रहे हैं वो हम शायद नहीं रख पा रहे हैं। और शायद सर मतलब एज अ टीचर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हम ये भी नहीं कभी अगर एमसीक्यू है और बच्चे ने सही आंसर चूज किया है तो शायद हम उसमें भी नहीं जाते हैं कि तुम्हें क्यों लग रहा है। हम लोग बहुत ही वो सेलिब्रेटरी मोड में भी आ जाते हैं कि अच्छा बच्चे को सही जी जी, आंसर पता है, लेकिन बिल्कुल उसका बिल्कुल क्या बिल्कुल सर। एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग और उसमें नहीं। उत्तर उसने ये क्यों सिलेक्ट किया इसके ऊपर भी हम हम्म, ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हाँ, तो जब हम स्टूडेंट इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमें ये भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि सही आंसर चूज किया है तो क्यों किया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत जरूरी है ये समझने के लिए कि कुछ समझ में आया भी है कि नहीं आया है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग पार्थ। सॉरी सॉरी। ये जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, अब उसका एक टेबल जैसा आपके सामने दिया हुआ है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको क्या दो चीजें अनकवर करके देता है, किस चीज का अनावरण करता है, समझ, बच्चों को कितनी समझ है या कितने बच्चों को गलत समझ है। उसके बाद अगर समझ है तो बच्चे को कॉन्सेप्ट की समझ है, पूरे प्रोसेस प्रोसीजर की समझ है कि नहीं, और गलत समझ है तो कौन सी आम गलतियां हैं बच्चों को जो अगर उनको समझ में भी अगर वो आंसर कर रहे हैं और आपको आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी गलत अवधारणाएं, सही आंसर भी दे रहा है तो क्या गलत अवधारणाएं हैं, ये जैसे कि मैंने कहा कि जब सही आंसर दे रहा है उसका एक्सप्लेनेशन अगर उसका गलत है तो आम गलतियां बच्चे के क्या हैं आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट अनकवर करके देता है। और प्रेवलेंट मिसकंसेप्शंस को अनकवर करके देता है, जो आपको पता चलेगा कि जनरली ये वाला मिसकंसेप्शन तो प्रिवेल कर ही रहा है। और ये चाहे समझ आपको पता चल रही है चाहे ना, जो बच्चों को गलत समझ है वो पता चल रही है, वो ओवरऑल आपको हेल्प कर रहा है, इन्फॉर्म्ड टीचर होने में आपको सूचित करता है कि बच्चों को क्या समझ है क्या नहीं समझ है। और ये इंफॉर्मेशन का आप क्या करेंगे, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे समझने के लिए कि आपको अपनी टीचिंग लर्निंग में क्या चेंज लाने की जरूरत है, उसमें आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि अ, आपको अब शायद ये टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी में ये हल्का सा ट्वीक करने की जरूरत है, एक्सप्लेनेशन में हल्का सा ये चेंज करने की जरूरत है, तो शायद मे बी हम मेरी क्लास को बेहतर समझ में आएगा। आप 1 मिनट इस टेबल को दीजिए और थोड़ा ऑब्जॉर्व करिए, और आप कुछ क्वेश्चन हो तो हम लोग फिर इस पर डिस्कशन करते हैं।
मैडम यहाँ पर ये अत्यधिक सामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है? और मैडम निर्देश से संबंधित निर्णय पे, ये दो चीज। अत्यधिक सामान्यकरण तो अपन ये कह सकते हैं कि जो एक सभी बच्चों की जो सामान्य गलतियां हैं या सामान्य मिसकंसेप्शन है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं शायद। एग्जैक्टली वही मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत ही प्रेवलेंट है, तो बहुत ही जनरलाइज्ड है। आपको जनरली सिर्फ ऐसा नहीं है कि तपन सर की क्लास में होगा, यूपी के बनारस के भी अगर 8वीं के बच्चों से वैसा ही क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद 5 बच्चे निकल ही आएंगे उस गलत समझ के साथ। और चेन्नई में भी जाएंगे और 8वीं के बच्चों से केमिस्ट्री का वही क्वेश्चन पूछेंगे तो 10 बच्चे निकल ही आएंगे उस पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन के साथ। तो ये है ओवर जनरलाइज्ड। आपको ऐसे मिसकंसेप्शन कई होंगे जो नेशन वाइड प्रेवलेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में, वो जनरली प्रेवलेंट है ही। और निर्देश से संबंधित निर्णय मतलब आपको जब ये इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने स्टूडेंट इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, आपने देख लिया कि बच्चे सही आंसर चूज करें, गलत आंसर चूज करें, सही क्यों चूज करें, गलत क्यों चूज करें, तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। जो डेटा की बात कर रहे थे ना हम तपन सर, तो हमें एक एक डेटा जैसा मिल गया कि इतने प्रतिशत बच्चों को समझ में आ गया है और इतने प्रतिशत बच्चों को ये नहीं समझ में आया या गलत समझ में आया। तब उस एक पर्टिकुलर इंटरव्यू के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि अच्छा, मेरा पिछला तो शायद लेक्चर मेथड था, इस बार मैं कुछ प्रैक्टिकल करके बताऊं या लैब में बच्चे को लेके जाऊं तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये इन्फॉर्मेशन कि आपको अपनी टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी में चेंज लाने की जरूरत है कि नहीं है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। जी मैडम। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो जी मैडम। बेसिकली ये है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको अवेयर बना रहा है, इन्फॉर्म्ड बना रहा है, पूरी तरह से सूचित कर रहा है कि आपकी क्लास की दशा अभी लर्निंग को लेके एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या है, और ये इंफॉर्मेशन आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो लर्निंग गैप फिल करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि इन्फॉर्म्ड होके बस इन्फॉर्मेशन का तो कुछ करेंगे नहीं, तो आपको उस इन्फॉर्मेशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है अपनी क्लास में ताकि वो लर्निंग गैप हटा सकें आप। वो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको हेल्प करता है। विद्यार्थियों के साथ इंटरव्यू उपयोगी क्यों होते हैं? ये जानकारी देते हैं कि विद्यार्थी उत्तर देते समय किस प्रकार आम गलतियां करते हैं, जो कि मैंने कहा कि हो सकता है कि दिल्ली में भी 8वीं में वो बच्चे वही गलत एक्सप्लेनेशन दे रहे हों, यूपी में भी वही दे रहे हों। तो एक कुछ आम गलतियां जो बच्चे कर रहे हैं वो आपको हेल्प करता है ये समझने में कि कौन सी गलतियां बच्चे जनरली कर रहे हैं। और अगर कई इंटरव्यूज ऐसे कंडक्ट किए जाएं या ज्यादा बड़े लेवल पे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएं और हर जगह से वही डेटा आए, तब आपको समझ में आ जा सकता है कि ये बहुत ही प्रेवलेंट मिसकंसेप्शन है, इसको कैसे कर्ब किया जाए किसी एक पर्टिकुलर स्कूल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, क्लास लेवल पे। वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टूडेंट इंटरव्यूज। आपको हेल्प करते हैं कि कौन से वो कौन से कॉन्सेप्ट है जिसको दोबारा से कवर करने की जरूरत है क्लास में। स्टूडेंट इंटरव्यू आपको वो इंसाइट देते हैं कि अगर आपको 75% बच्चों ने या 90% बच्चों ने गलत आंसर दिया है, तो आपको समझ में आ जाता है कि वापस से फोकस लाने की जरूरत है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर और उसको वापस से कवर करने की जरूरत है। समझ कर सीखने की पद्धति को बढ़ावा देते हैं। तो आप अगर फ्रीक्वेंटली अपने क्लास में इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं तो बच्चों को भी पता है कि इंटरव्यूज होने वाले हैं, तो जब वो आंसर, आप हर चीज का जब तर्क मांग रहे हैं तो वो एनकरेज करते हैं बच्चों को कि समझें और फिर अपना आंसर चूज करें। तो समझेंगे तभी जब सीखेंगे। तो ये पूरा लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन आंसरिंग पूरा इंटरवीव हो जाता है इंटरव्यूज कंडक्ट करने में फ्रीक्वेंटली आपकी क्लास में। और मिसकंसेप्शंस जो हम बार बार कह रहे हैं कि मिसकंसेप्शंस को गेज करने के लिए स्टूडेंट इंटरव्यू एक बड़ा हथियार है, एक अच्छा टूल है टीचर्स के लिए। अभी आपको लग रहा है कि स्टूडेंट इंटरव्यूज मेक सेंस, या अभी भी आपको लग रहा है कि अभी तक जो बात हो रही है बहुत ज्यादा सेंस नहीं बना है? नहीं मैम ये स्पष्ट हो चुका है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए स्टूडेंट इंटरव्यू एक बहुत ही
कारगर टूल्स है, और बिना इस टूल्स के मदद के हम पूरी तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं कर सकते। ठीक इंटरव्यू है। जितना हाँ जी। हम इंटरव्यू लेने में आसान अपने आप को मैच्योर करते जाएंगे और हम हमारा इंटरव्यू लेते जाएंगे, उतने शायद मैं ये कह सकता हूँ बच्चों की मिसकंसेप्ट को हम इतने अच्छी तरह पहचान पाएंगे जितना अच्छा हम इंटरव्यू लेंगे सर, कि और बच्चों हमें अपने साथ साथ सर बच्चों को भी मैच्योर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये चीज देखा कि जब बच्चों को हम सामने ला करके खड़ा कर देते हैं तो बहुत सारी झिझक उनके अंदर हमें दिखने लगती है उनके चेहरे पर, कि बहुत झिझक रहा है, और कई बार वो जानते हुए भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता, उसके पास शब्द नहीं होते हैं कि वो कैसे बताए, सही, बिल्कुल सही कहा। वो कैसे समझ समझ रहा है, कैसे इस समझ। वाली चीज से भी हम लोग आगे आएंगे भी सर, कि बच्चों में हमें, मतलब बच्चे तो बच्चे हैं, हमें कैसे वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे आंसर कर पाए। इस चीज को हम लोग आगे अभी कवर करेंगे ही। मैम, क्योंकि पार्थ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी क्लास में हेमंत जो सर, सॉरी। रहा था, तो हमको भी कहीं ना कहीं एक झिझक हो रही थी उसमें बोलने में, समय उतना फ्रीक्वेंटली हम नहीं उसमें बोल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी हमारा वीडियो जाने वाला है, इसको सभी लोग देखेंगे, तो एक झिझक वाली जो अंदर से फील आ रहा था, तो वो स्टूडेंट में कई गुना ज्यादा होता है हमसे, उस पर बहुत सारा बहुत कार्य ही अच्छी करना। बात बोली आपने हेमंत सर। लेकिन वही है कि हमें एज टीचर्स ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा फोकस हमेशा बच्चे हैं और बच्चों की लर्निंग है। जी मैम, लेकिन तो शायद हम अपने ऊपर से वो फोकस हटा पाएंगे। जब हम लगातार इस कार्य को करेंगे तो हाँ, एक परफेक्शन हमारे एग्जैक्टली। अंदर आएगा, और बच्चों की भी झिझक खत्म होगी कि ये रोजी की बात है, ये होता रहता है, करना ही है, हम बोलना ही है हमको। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। और हमें भी करते करते समझ में आएगा, क्योंकि इवन जब हमने भी कंडक्ट करना शुरू किया था तो उस पे भी बहुत फीडबैक मिलते थे कि अ, मेरा जी मैम। पूछने का तरीका कैसा था, या क्या मैंने बच्चे को डरा ही दिया पूछ के। तो एक्चुअली उस पे भी अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, और कैसे हम एज इंटरव्यूअर्स और बच्चों के लिए हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए कि बच्चे रेगुलरली सही आंसर दें, और फिर हम लोग गेज कर पाएंगे, क्योंकि वो करेक्ट एनवायरनमेंट भी होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यूज हम लोग कब कब कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप डेली बेसिस पे आप डेली जाएंगे और क्लास में इंटरव्यू करेंगे। तो किस किस जंक्चर पे अपने पढ़ाने के आप इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं और आपको वो हेल्पफुल रहेगा। अ, आप क्लिक कर सकते हैं पास। हाँ। अ, हाँ, कब आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्लास के लिए बेसलाइन असेसमेंट जैसा कह सकते हैं। जब आप क्लास शुरू करने वाले हो तब भी आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले। टॉपिक पढ़ाने से पहले टॉपिक का शायद नहीं, लेकिन प्री नॉलेज का इंटरव्यू कर सकते हैं आप, ये समझने के लिए कि बच्चे को उस नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जिस प्री नॉलेज की जरूरत है उसका ज्ञान है कि नहीं है, और क्या वो नया कॉन्सेप्ट समझने के लिए पूरी पूरी तरह से तैयार है कि नहीं। तो आपको वो नया जो लेसन है, नया कॉन्सेप्ट है, कहाँ से उठाना है, इस चीज का फीडबैक इंटरव्यू दे सकता है जब आप पढ़ाना शुरू करने वाले हो। पाठ पढ़ाते समय तो आपने कुछ क्लासेस ले ली हैं, अब आपको लग रहा है कि आप मिड वे हैं, वहां पे आप एक इंटरव्यू ले सकते हैं जहाँ पे सिखाई गई जो भी कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, आप उनको वो अभी तक बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि आधा पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद भी लगता है कि पूरी क्लास लॉस्ट है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो वहां पे आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं समझने के लिए कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। और जो आपने क्लास शुरू करने से पहले जो इंटरव्यू लिया था और उससे आपको समझ में आया था कि प्री नॉलेज में मिसकंसेप्शंस हैं, अगर आपको उसका डेटा मिला है, तो आप यहाँ पे भी वैसे क्वेश्चंस वापस से ट्वीक करके डाल सकते हैं समझने के लिए कि अच्छा वो मिसकंसेप्शंस अभी दूर हुए हैं कि नहीं। तो मिड वे जब आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं वहां पे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पास। हाँ, इससे पहले वाला। और ऑब्वियसली जब आपका वो चैप्टर खत्म हो जाए उसके एंड में भी आप एक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि एक तो पूरा पूरा चैप्टर बच्चे को समझ में आया है कि नहीं, नहीं आया है तो कौन से मिसकंसेप्शंस हैं, और नहीं आया है तो अब मुझे और क्या शायद एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की जरूरत है, या क्या
कुछ 30 में से 4 बच्चों को अलग से हेल्प करने की जरूरत है एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचाने के लिए, वो फीडबैक आपको स्टूडेंट इंटरव्यू से मिलता है। तो आप अपने स्टूडेंट इंटरव्यूज की फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं इसके बेसिस पे कि क्लास शुरू होने से पहले मिड वे आप 1 या 2 इंटरव्यू लेना चाहेंगे और एंड में एक इंटरव्यू लेना चाहेंगे। तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज जैसा है जो आपको एक चैप्टर के मिसकंसेप्शंस कौन से हैं और क्लियर हुए हैं कि नहीं, इसका फीडबैक इंटरव्यूज देते हैं। यहाँ पे आप कुछ चर्चा करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ डिस्कशन करना चाहें, तो वी आर ओपन फॉर दैट। मैडम इसमें एक चीज ये पूछना ये भी हो सकता है कि हम रोज जब अपनी क्लास को पढ़ा ले रहे हैं तो क्लास के एंड के जब करना चाहते हैं, जब क्लास का अपना पीरियड चेंज हो रहा है, उस समय भी एक आध प्रश्न दिया जा सकता है, उसमें कॉमनली प्रश्न पूछा जा सकता है, उसमें एमसीक्यू बच्चों से पूछा जा सकता है, उसका उत्तर को हम देख सकते हैं कितने बच्चे ए पे, बी पे या सी पे या डी पे लगा रहे हैं, उनका एक हार्ड रेज द हैंड करवा के उससे हम ये कंसेप्ट ये भी निकाल सकते हैं कि आज का जो पढ़ाया हुआ सेशन है उसमें कितने बच्चों की भागीदारी रही और कितने बच्चों को समझ में आया। शायद एक शॉर्ट नोट पे हम ये भी एक कर सकते हैं। वो एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ फॉर श्योर, लेकिन वो स्टूडेंट इंटरव्यू नहीं हुआ। स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए आपको बच्चे को बुलाना ही पड़ेगा बोर्ड पे, उससे पूछना ही पड़ेगा कि ये सही आंसर क्यों चूज किया या तो एक स्टूडेंट इंटरव्यू एक क्वेश्चन पे काफी लंबा जा सकता है। इसीलिए आपको शायद ये प्री प्लान्ड होके चलना पड़ेगा कि कल मैं सिर्फ इंटरव्यूज ही कंडक्ट करूंगा। अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे इंटरव्यू के कुछ वीडियोस के सर, तो आपको शायद और क्लियर होगा। ये जो आपने दिया है वो बेशक फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक तरीका है और समझने का तरीका है कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, बट ये इसको इंटरव्यू में हम काउंट नहीं करेंगे। ओके।